हेलो क्लास। आप लोगों को अभी तक मैं जो पहला चैप्टर है केमिस्ट्री में, उसमें सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री जो चैप्टर का नाम था, उसमें से कुछ बेसिक चीजें मैंने केवल अभी तक आपके साथ डिस्कस की थी मेरा बच्चा। उन बेसिक चीज को डिस्कशन में आपको याद होगा, मैंने आप लोगों को मैटर क्या होता था, मैटर का क्लासिफिकेशन क्या होता था, केमिस्ट्री क्या होता था, उसके यूजेस क्या होते थे, ये सारी चीजें पढ़ाई थी। आप लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है जैसे कंसेंट्रेशन, उसी कंसेंट्रेशन में क्या होता है, मास परसेंटेज। मास परसेंटेज के बाद एक और हेडिंग आती है जिसे बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन में जो पहला वर्ड मोल आया है, तो आपको इसको समझने के लिए, मोल फ्रैक्शन को प्रॉपर समझने के लिए पहले मोल कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियरिफाई होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। आप लोगों ने 9th क्लास में मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जो आईसीएसई के जो आईएससी बोर्ड में है और 10th में जो थे बच्चे, उन लोगों ने इसको 10th क्लास में पढ़ा हुआ था। तो मोल कॉन्सेप्ट का एक हल्का सा हम यहाँ रिवीजन करेंगे, कुछ क्वेश्चंस की हम लोग यहाँ पर मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे मेरा मोल कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट थोड़ा तैयार हो जाए। और उतना चीज क्लियरिफाई होने के बाद, देखिए मोल कॉन्सेप्ट एक बहुत बेसिक चीज है। आने वाले टाइम में चाहे आप 12th में आए हैं कहीं भी, केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट आपको क्लियरिफाई होना चाहिए। क्लियर? चलिए बिल्कुल आसान चीजों से स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले जब हमसे कोई पूछता है कि बताइए 1 मोल क्या होता है, अभी मैं इसको समझाऊंगा लेकिन पहले डिफिनेशन बताता हूं। मुझसे किसी ने कहा कि भाई समझाओ कि बताओ 1 मोल क्या होता है, तो हम बोलते हैं 1 मोल कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ, ध्यान दीजिएगा, ये क्या होता है, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। क्या होता है? द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। ये तो देख मेरा बेटा, ये हो गई इसकी डिफिनेशन। हम डिफिनेशन बाद में सीखेंगे, पहले एक थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट बनाते हैं कि भाई है क्या मोल। मोल बिल्कुल आप ऐसे मान के चलिए कि एक नंबर है, मतलब दिमाग में एक तरीके से बैठाइए कि भाई मोल जो होता है, ये मोल एक्चुअली में है क्या, मोल एक नंबर है और जिसकी वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। और कभी कभी इसकी वैल्यू को कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 भी लेते हैं, जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए, दोनों वैल्यू सही होंगी। और करके मैंने लिखा है बिल्कुल वैसे जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन हम लोग जी की वैल्यू कभी कभी 10 मीटर पर सेकंड ले लेते हैं ग्रेविटेशन चैप्टर में। ठीक, तो यहां पर मेरा प्यारा बेटा, हमको पता नहीं कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं क्लियर है, लेकिन आप डिफिनेशन बाद की बात है, पहले तो एक चीज दिमाग में बैठा लो कि कोई पूछे कि मोल है क्या, तो बोलोगे मोल जो होता है वो एक नंबर होता है जिसकी वैल्यू इतनी है। बिल्कुल ये वैसे होता है जैसे डजन जो होता है, उस डजन की वैल्यू कितनी होती है मेरा प्यारा बच्चा, 12। जब आपके सामने कहीं 1 डजन लिखा हो, सीधे बोलते हो 12। आपसे कोई बोले, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपसे किसी ने बोला कि भाई बताओ 1 डजन मैंगो, किसी ने कहा बताओ 1 डजन मैंगो है, कितने मैंगो हो गए, सिंपल भाषा में। तो आप आराम से तुरंत कैलकुलेट कर लोगे, क्या बोलोगे, 5 डजन का मतलब कितना होता है, 12, सीधे बोल दोगे सर 60 मैंगो है, कौन सी बड़ी बात है। मैं आपसे पूछूं कि भाई बताओ हमको ये 10 डजन आपके सामने इंसान है, 10 डजन कोई पर्सन्स है, कुछ भी है, अब बताओ कितने पर्सन्स हो गए या कितने इंसान हो गए। आप भी स्टाइल मार के सीधे क्या बोलोगे कि डजन तो यार 12 होता है, सीधे मल्टीप्लाई करोगे, सीधे क्या बोलोगे कि 120 इंसान होंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे डजन का मतलब आपके दिमाग में और आपके अंदर अच्छे से बैठा है कि डजन का मतलब कितना होता है, 12, वैसे ही एटलीस्ट कम से कम ये बात अपने दिमाग में बैठा लो कि मोल क्या है, मोल एक नंबर है जिस नंबर की वैल्यू कितनी होती है, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। मतलब इतनी चीज डिस्कशन करने के बाद एक बात समझ में आई कि भाई ये मोल जो है वो है क्या। आपको पता चला कि मोल एक नंबर है जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब ये वैल्यू इतनी ही क्यों आई, अब इतनी वैल्यू आने के लिए ये डिफिनेशन पे ध्यान दो, ये इसकी डिफिनेशन है, इसी से ये चीजें निकल के आती हैं। क्लियर? अब इसमें मेरा प्यारा बच्चा देख,
जैसे अगर आपसे किसी ने पूछा पहले तो कार्बन 12 क्या है, कार्बन 12 एक्चुअली में आइसोटोप्स होते हैं। आपने 9th में शायद पढ़ा हो, जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो। कार्बन 14 भी होता है, 12 भी होता है। और ये क्या है कि 12 ग्राम कार्बन 12 के अंदर कितने कार्बन एटम है? एक बात दिमाग में उठा लेना, एक कार्बन एटम का मास 12 ग्राम नहीं होता है, वो 12 AMU होता है। ये कंफ्यूज मत हो जाना यार, 12 ग्राम कार्बन के अंदर तो एक ही होगा, ऐसा नहीं है, वो AMU होता था, एटॉमिक मास यूनिट। अब देखना भाई, हमको नंबर ऑफ कार्बन एटम निकालने हैं और कितने के अंदर निकालने हैं, ये 12 ग्राम है। देख यहां पर मेरा बच्चा क्या है, ये 12 ग्राम कार्बन 12 है टोटल, ये टोटल क्या है कार्बन 12 ग्राम। और अगर आपको एक कार्बन एटम का मास पता हो, एक कार्बन एटम का मास पता हो, अगर आपको पता हो कोई एक कार्बन एटम का, तो ऐसे कितने कार्बन एटम 12 ग्राम में आएंगे, निकल के आ जाएंगे। कैसे निकल के आएंगे? अगर आपको नंबर निकालने हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम निकालने हैं, अगर आपको निकालने हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो कैसे निकालोगे? टोटल मास कितना है 12 ग्राम, डिवाइडेड बाई क्या करोगे मेरा बच्चा, मास ऑफ 1 कार्बन एटम, एक कार्बन एटम का मास होगा। अब एक कार्बन एटम का मास, एक कार्बन एटम के मास की बात कर रहा हूं मैं, वो 12 ग्राम नहीं होता है, वो 12 AMU है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अब यहां पे ये 12 वैल्यू आ गई। अब इस कार्बन एटम जो है, इस कार्बन एटम के मास की वैल्यू रहती है लगभग 1.9 इंटू 10 टू द पावर -23 के अप्रॉक्स होती है ये वैल्यू, ये लगभग इतनी होती है अप्रॉक्स में। और ये आगे चल के जब केमिस्ट्री में कभी पढ़ोगे तो आपको हायर क्लास में पढ़ने को मिलेगा, एक मेथड होता है जिसको बोलते हैं मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। इस मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से निकाला जाता है कि एक कार्बन एटम का मास कितना है। अभी मैं ये प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूं कि एक मोल जिसे हमने माना है उसकी वैल्यू इतनी ही क्यों ली जाती है। तो मोल की डिफिनेशन क्या है कि 12 ग्राम कार्बन 12 में कितने कार्बन एटम होंगे, तो 12 ग्राम डिवाइडेड बाई एक कार्बन एटम के मास से डिवाइड कर दिया। एक कार्बन एटम का मास इतने ग्राम होता है, डिवाइड कर दिया आपने, देखिए यूनिट कैंसिल हो गई। जब डिवाइड करोगे तो लगभग वैल्यू कितनी आएगी 6.023, दिख ही रहा है 6 के आसपास आएगा, और ये पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी प्लस में। तो तुमने क्या देखा, तुमने देखा कि एक नंबर निकल के आया, इसी नंबर को ही मैं एक नाम या एक रिप्रेजेंटेशन करता हूं, उसको Na लिखता हूं। N क्या रिप्रेजेंट करता है नंबर, A क्या रिप्रेजेंट करता है एवोगैड्रो, इसे क्या बोलेंगे एवोगैड्रो नंबर बोलेंगे। और इसी को यही एक मोल के बराबर होता है, यही वैल्यू किसके बराबर होता है, एक मोल के बराबर। अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, क्या समझ में आया होगा? पहले तो एक मोल की डिफिनेशन क्या होती है बेटा, ये हो गई एक मोल की डिफिनेशन। किसी ने आपसे पूछा कि भाई हमको ये बताओ कि एक मोल की डिफिनेशन क्या होती है, तो हम बोलेंगे कि एक मोल होता है 12 ग्राम कार्बन 12 के अंदर कितने कार्बन एटम होते हैं। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है एक मोल की 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। एक मोल की वैल्यू कितनी होती है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। ये दो बात क्लियर हुई कि 12 ग्राम कार्बन 12 के अंदर जितने कार्बन एटम होते हैं वो एक मोल होता है, और एक मोल एक नंबर है जिसकी वैल्यू कितनी है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। कैसे निकला, कैसे निकला, ये तो मैंने यहां पर समझाया है। अब इतनी चीज हो जाने के बाद मुद्दा उठता है न्यूमेरिकल की, हम न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें। अब न्यूमेरिकल सॉल्व करने के प्यारा बेटा 2-3 तरीके हैं। आप फॉर्मूले के मेथड से भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, या कॉन्सेप्ट से भी, आप या तो फॉर्मूला लगा लीजिए या तो कॉन्सेप्ट लगा लीजिए। पहले तो मैं फॉर्मूले के थ्रू बताता हूं कि भाई कौन कौन से मेथड हो सकते हैं, एल्गोरिथम क्या क्या हो सकता है, या आप बोल सकते हो कि कौन कौन से फॉर्मूलाज, कौन कौन से फॉर्मूलाज आप यूज कर सकते हो मोल निकालने के लिए। एक बात दिमाग में बैठा बेटा, मेरे सामने केवल और केवल 3 फॉर्मूले होते हैं। फॉर्मूला नंबर 1, पहला जो फॉर्मूला होता है प्यारा बेटा मोल निकालने का, मोल को मैं N से रिप्रेजेंट करूंगा, ध्यान रखिए। मोल निकालने का जो पहला फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है गिवन मास ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस या पार्टिकल या एटम कुछ भी, डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोलर मास। अगर वो मॉलिक्यूल है तो मोलर मास, अगर वो
एटम है तो क्या आ जाएगा एटॉमिक मास। ये आया मेरा प्यारा बेटा फॉर्मूला नंबर 1। कैसे यूज करेंगे कौन सा फॉर्मूला हम डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल फॉर्मूला नंबर 1 आया जो मेरे सामने क्या निकल के आता है, गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस या एटॉमिक मास। मेरे सामने मोल निकालने के लिए एक दूसरा फॉर्मूला आता है मेरा बच्चा, ठीक है। केवल और केवल 3 फॉर्मूले ही यूज होते हैं मोल निकालने के लिए। टोटल मैक्सिमम जो फॉर्मूले यूज किए जा सकते हैं वो केवल 3 यूज किए जा सकते हैं, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। फिर मेरे सामने है मेरा बच्चा फॉर्मूला नंबर 2। मोल निकालने के लिए फॉर्मूला नंबर 2 क्या होता है, इसमें क्या आ सकता है, गिवन पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, एटम या मॉलिक्यूल के नंबर ऑफ पार्टिकल कितने गिवन है, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू आपको पता है। मैं सारे समझाऊंगा कि कौन सा फॉर्मूला कैसे कैसे यूज होता है, वो मैं सब समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी केवल दिमाग में 3 फॉर्मूले बैठा। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू आप लोगों को पता है कितनी होती है, 6.023 into 10 to the power 23। क्लियर। थर्ड फॉर्मूला जो होता है मोल निकालने का वो क्या होता है मेरा प्यारा बच्चा, जब गैस के केस में, ये फॉर्मूला तब लगाते हैं जब गैस दे रखी हो, क्या, गिवन वॉल्यूम ऑफ द गैस, गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस का कितना वॉल्यूम है, कितने पे, एट एसटीपी पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। ये केवल और केवल 3 फॉर्मूले हैं जिससे मोल की वैल्यू निकलती है। अब इन 3 फॉर्मूले का हम यूज कैसे करेंगे भाई, हम 3 फॉर्मूले का यूज कैसे करेंगे वो बाद की बात है, अभी मैं सिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले कुछ छोटी छोटी बातें देखते हो। अब जैसे छोटी छोटी बातों का मतलब, माना आपके सामने लिख रखा हो बेटा, लिखा हो 3 मोल वाटर, 3 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, 3 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। एक सिंपल सा क्वेश्चन ऐसे लिखा। अब तुमसे कोई बोले कि नहीं यहां पर भाई हमारे सामने लिखा है तो 3 डजन वाटर मॉलिक्यूल, तो आप आराम से निकाल लेते, 12 into 3 निकाल लेते। लेकिन अभी 3 मोल वाटर मॉलिक्यूल का मतलब क्या हुआ, 3 मोल वाटर मॉलिक्यूल का ये मतलब हुआ कि 3 तो मोल है, 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है, 6.023 into 10 to the power 23। मतलब सीधी सी बात है, इतने क्या हो जाएंगे, वाटर के मॉलिक्यूल हो जाएंगे। सीधी बात है, क्या हो जाएंगे, इतने वाटर के क्या हो जाएंगे, मॉलिक्यूल हो जाएंगे। मतलब ऐसे बिल्कुल बेसिक चीज क्लियर हो रही होगी। अगर मैं सिंपल तरीके से बोलूं, मैं आपसे ऐसे बोलूं कि लिखा हुआ है 12 मोल, कुछ भी लिख दूं, मैं लिख दूं 12 मोल, यहां पर लिख दूं N2 गैस, 12 मोल ऑफ N2 गैस, N2 गैस के 12 मोल है। तो मैं पूछूं कि N2 गैस के कितने मॉलिक्यूल हैं, मैं ये पूछूं तो आप सीधे निकाल लोगे। कैसे कि 12 मोल है, 12 ये आया, 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है, 6.023 into 10 to the power 23, और इतने N2 के मॉलिक्यूल्स हैं। मतलब एक चीज क्लियर हो रही है कि भाई 1 मोल का एक सीधा सा मतलब पता चला कि 1 मोल एक नंबर है जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.023 into 10 to the power 23। कैसे निकालेंगे वो बात की बात है, वो भी मैं सिखा दूंगा। अब जब इतनी चीज क्लियर है तो इनके न्यूमेरिकल करने से पहले कुछ छोटी छोटी बातें हमको बताइए। आप लोगों को आता होगा, लेकिन तब भी मैं अगर जैसे एक क्वेश्चन पूछूं, मैं पूछूं माना आपके सामने लिखा है H2SO4, एक एग्जांपल मान चला हूं, माना लिखा है सल्फ्यूरिक एसिड, मैं पूछूं बताओ सल्फ्यूरिक एसिड के कितने मॉलिक्यूल हैं, आप बोलोगे सल्फ्यूरिक एसिड का 1 मॉलिक्यूल है। मैं बोलूं कि सल्फ्यूरिक एसिड के 1 मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन के एटम हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बताओ। तो आप क्या बोलोगे, सर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं। मैं पूछूं कि नंबर ऑफ बताओ सल्फर के कितने एटम है, सल्फर के कितने एटम है, तो आपको दिख रहा होगा 1 है, सीधी सी बात है। मैं पूछूं कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बताओ, टोटल ऑक्सीजन एटम कितने हैं, तो आप क्या बोलोगे टोटल कितने हैं, 4 हैं ऑक्सीजन एटम, सीधा सा आंसर बोल दोगे। अब क्वेश्चन को मैं चेंज करूं, मैं इसी क्वेश्चन में बदलता रहता हूं, थोड़ा चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसी क्वेश्चन में मैं आगे लिख दूं 10 H2SO4, मैं यहां पर क्या लिख दूं, 10 मॉलिक्यूल हो गए H2SO4 के। अब मैं लिखूं 10 मॉलिक्यूल H2SO4 के हैं, 10 मॉलिक्यूल H2SO4 के हैं।
मैं पूछूं कितने हाइड्रोजन एटम है, तो आप सीधे क्या करोगे, एक में है 2, ये छोटी छोटी चीजें काम आएंगी, जो बहुत बच्चों को आता होगा, जिनको नहीं आता होगा समझिए। एक H2SO4 में 2 है तो टोटल हाइड्रोजन एटम कितने हो गए 20। कितने सल्फर एटम है, एक में 1 है तो टोटल कितने हो गए 10। मैं पूछूं कितने ऑक्सीजन एटम है, तो एक मॉलिक्यूल में कितने हैं 4, तो इंटू 4 कितना हो गया 40। मैं अगर यहां पर पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम बताओ कितने हैं, तो एक मॉलिक्यूल में एटम देखो कितने हैं 2, 1 3 और 4 7, एक में कितने हैं 7, तो कितना आ जाएगा मेरा बच्चा 10 इंटू 7, मतलब कितना निकल के आ जाएगा सीधे 70 निकल के आ गया। मतलब चीजें बहुत आसान तरीके से चल रही, कोई कठिन नहीं हो रहा है। मैं इसी चीज को थोड़ा थोड़ा बदलूंगा। मैं अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता। मैं यहां पर क्वेश्चन क्या कहता कि तुम्हारे सामने लिखा है क्वेश्चन ये है 10 डजन H2SO4। अब यही सारी चीजें इसमें निकालनी है, 10 डजन H2SO4 में सारी चीजें निकालनी है। बताओ 10 डजन H2SO4 के अंदर, पहले ऐसा बताना, मैं इसी में क्वेश्चन पूछ लूं कि टोटल नंबर ऑफ H2SO4 कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल कितने हैं, मैं ये भी पूछ सकता हूं। या मैं क्या पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ एटम निकालो, टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालो इन 10 डजन H2SO4। ये चीज देख बेटा गिवन है। अब मेरा पहला क्वेश्चन क्या है कि 10 डजन H2SO4 के अंदर कितने H2SO4 है, तो यार सीधी सी बात है 10 डजन है तो 10 इंटू 12 कितने H2SO4 हो गए, गलत नहीं बोलना, कितने H2SO4 हो जाएंगे, डजन का मतलब 12 होता है, तो टोटल कितने H2SO4 हो गए 120 H2SO4, 120 H2SO4 आ गए। क्लियर। मैं पूछूं कि कितने हाइड्रोजन एटम है, तो आप क्या बोलोगे, एक में 2 है, एक में 2 है, 10 डजन है तो 10 डजन का मतलब कितना हो गया 10 इंटू डजन का मतलब हो गया 12, और एक H2SO4 में 2 हाइड्रोजन है तो टोटल 2, तो इतने टोटल क्या हो जाएंगे हाइड्रोजन एटम, इतने टोटल क्या हो जाएंगे हाइड्रोजन एटम। मैं इसी में पूछूं मेरा प्यारा बच्चा, ये इतने तो मॉलिक्यूल आ गए थे, मैं ये इसी में पूछूं कि मतलब कितने सल्फर के एटम है, एक में कितने हैं एक H2SO4 में 1 सल्फर है तो कितना आ जाएगा 10, डजन का मतलब 12 और 1 सल्फर एटम, इतने सल्फर एटम आ गए। मैं पूछूं कि 10 डजन H2SO4 में कितने ऑक्सीजन एटम है, तो एक H2SO4 में 4 है तो कितने ऑक्सीजन एटम निकल के आ जाएंगे 10 इंटू 12 इंटू 4, इतने क्या निकल के आ जाएंगे ऑक्सीजन एटम। देखो सारी चीजें निकलती हुई आ जा रही है। क्लियर है। अब इतनी सारी चीजें जब आप लोगों को पता होती जा रही हैं, मैं यही पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ एटम बताओ कितने हैं, एक H2SO4 में कितने एटम हैं, आप बोलोगे 4 1 5 2 7, तो टोटल कितने हो जाएंगे 10 इंटू 12 इंटू 7। अब एक मैं डजन लेकर समझाया हूं जिससे थोड़ा समझ में आए, क्योंकि डजन आपके दिमाग में समझ में आता है। मैं इसी क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं बेटा, मैं इसी से 3-4 क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता हूं, सेम मॉलिक्यूल लेके चलूंगा H2SO4 जिससे समझ में आए। मैं एक क्वेश्चन लिखा, मैंने क्या कहा कि आपके सामने दिया हुआ है 10 मोल्स H2SO4, आपके सामने इतना गिवन है, ये इतना क्या है गिवन है, 10 मोल H2SO4 आपके सामने क्या है मेरा प्यारा बेटा गिवन है। अब मैं इसमें कई सारे क्वेश्चन पूछूं, मैं ऐसे पूछूं इस 10 मोल H2SO4 में ये निकालो कितने नंबर ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल्स हैं। क्वेश्चन समझते चलिए बेटा, इसी समझ आएगा कि 10 मोल H2SO4 में कितने H2SO4 के मॉलिक्यूल हो गए, ये निकालना है। मैं ये पूछूं कि 10 मोल H2SO4 में टोटल नंबर ऑफ कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, इसके अंदर टोटल हाइड्रोजन एटम निकालो कितने हैं। मैं ये पूछूं कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ क्या निकालो, कितने नंबर ऑफ कितने टोटल नंबर ऑफ सल्फर के एटम कितने प्रेजेंट हैं, आपसे मैं ये पूछ लूं। इसी में पूछ लूं कि इसमें ये निकालो कितने टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है इसके अंदर, ये सब मैं क्वेश्चन पूछता जा रहा हूं। ठीक, इसी में पूछूं कि तुम निकालो कितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं H2SO4 के अंदर, ये पूछूं। अब एक जानकारी दे रखी थी, उसी जानकारी से देखो कितनी चीजें पूछी गई हैं। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो तुम सारे क्वेश्चन आराम से कर ले जाओगे, कोई खास परेशानी नहीं आएगी। देखिएगा कैसे, जैसे किसी ने पूछा कि
कि 10 मोल H2SO, देखिए एक ही क्वेश्चन बताऊंगा उसी से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। 10 मोल H2SO4 में कितने H2SO4 हैं? तो एक H2SO, एक मोल में कितने होते हैं? एवोगैड्रो नंबर। तो टोटल H2SO4 कितने आ गए? 10 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, इतने क्या निकल के आ गए? H2SO4। मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना निकल के आ जाएगा? 6.023 इंटू 10⁻24, सीधे इतने H2SO4 निकल के आ गए। वो देखो सॉल्व हो गया, क्योंकि 10 एक मोल का मतलब इतना होता है, तो 10 मोल में इतने H2SO4 आ जाएंगे। क्वेश्चन क्या आया? कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, ये भी निकल के आ जाएगा। पहले ये तो पता करो कि H2SO4 कितने हैं टोटल इसके अंदर। कितने H2SO4 हैं? 10 मोल H2SO4, मोल का मतलब इतना आया, इतने तो H2SO4 हैं। और एक H2SO4 में कितने हाइड्रोजन एटम है? 2, तो यहाँ 2 आ गया। पूरा सॉल्व कर लिया आपने। जब पूरा सॉल्व कर लिया तो वैल्यू आपके आ जाएगी कितना? ये लगभग आ गया, ये आपका 4 आ गया, 0 आ गया, 12 आ गया, इंटू 10⁻23। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लिया 1.2046 इंटू 10⁻24। देखो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बिल्कुल वैसे ही मैं पूछूं कितने नंबर ऑफ सल्फर एटम है, तो पहले ये निकालो कितने H2SO4 है। कितने H2SO4 थे? 10 मोल। 10 मोल का मतलब 10 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, इतने तो H2SO4 है बेटा। और एक H2SO4 में कितना सल्फर है? 1, तो इंटू 1 सॉल्व कर लोगे, इतने सल्फर एटम आ जाएंगे। मैं पूछूं कितने ऑक्सीजन एटम है, तो पहले ये पता करो। सबसे पहला काम क्या है कि कितने H2SO4 है। H2SO4 कितने थे? 10 मोल का मतलब 6.023 इंटू 10⁻23, और एक H2SO4 में कितने एटम थे? 4, तो इंटू 4, इतने क्या निकल के आ जाएंगे? ऑक्सीजन एटम। मैं पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं इसके अंदर, 10 मोल H2SO4 में टोटल एटम कितने हैं, तो पहले टोटल H2SO4 निकालो कितने हैं। H2SO4 कितने हैं? इतने। और एक H2SO4 में कितने एटम है? 4, 1 5 2 7 इंटू 7। देखो ऐसे क्वेश्चन निकलता है। एक जानकारी से ही देखो कई सारे क्वेश्चंस जो हैं वो क्या हो रहे हैं? सॉल्व हो रहे हैं। आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज आप क्वेश्चन कर नहीं पाओगे मेरा बेटा। तो इस चीज को बहुत अच्छे से एक बार समझो, तब मैं इसका यूज बताता हूं न्यूमेरिकल का। देखो अब इनका बेटा कैसे 3 फॉर्मूले लिखें। एक बात अपने दिमाग में बैठा लो, कभी भी मोल का कोई न्यूमेरिकल आता है तो उस मोल के न्यूमेरिकल में केवल और केवल ये बस 3 फॉर्मूले ही यूज होते हैं। जब मास गिवन है, ध्यान दो दिया क्या है क्वेश्चन में, मास गिवन है, मोल निकालने हैं तो पहला फॉर्मूला, पार्टिकल के नंबर दिए हुए हैं, मोल निकालना है तो दूसरा फॉर्मूला, वैल्यूम दे रखा है गैस का तो तीसरा फॉर्मूला एसटीपी पे। अब क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे मैं क्वेश्चन तुमको बताऊं, माना एक क्वेश्चन आपके सामने, इससे क्वेश्चन बनाया मैंने, इससे क्वेश्चन क्या बन के आया, कोई क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एटम। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टोटल, क्वेश्चन एक देखो बना रहा हूं, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एटम्स। क्वेश्चन अच्छे हैं, ऐसे क्वेश्चन से ही कॉन्सेप्ट बनेगा। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1.8 ग्राम ऑफ वाटर। क्वेश्चन देखो, एक 1.8 ग्राम के अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है, टोटल नंबर ऑफ कितने एटम प्रेजेंट है 1.8 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। एक बात समझ में रखना, जब भी नंबर पूछ रहा है, नंबर ऑफ एटम निकालो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालो, नंबर ऑफ पार्टिकल निकालो, नंबर की जब बात करता है केमिस्ट्री में कि फाइंड द नंबर, तो एक बात दिमाग में बैठा लो कि मोल एक निकालने की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। अब हमको समझ में आया कि नंबर पूछ रहा है तो मोल निकालना है। फिर मोल निकालने के लिए आपको दिमाग में क्या रखना है कि फॉर्मूला कौन सा लगाएं। फॉर्मूला कितने होते हैं, केवल 3 फॉर्मूले होते हैं। अब इन 3 फॉर्मूलों में हम देखेंगे दिया क्या है यार, हमने देखा क्या दिया है, मास दिया हुआ है, क्लियर है, क्या दिया है, मास। तो सीधी सीधे नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, पहला मास कितना गिवन है मेरा बच्चा 1.8 ग्राम, क्लियर है, ये मास कितना गिवन है 1.8 ग्राम। और वाटर का जो मोलर मास है वो कैसे निकालोगे, ऐड करके, तो 10th में पढ़ा होगा, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, कितना आएगा 18, सॉल्व कर लिया 18 ग्राम पर मोल, सॉल्व कर लिया तो लगभग कितना है 0.1
मोल। देख बेटा कितना आया 0.1 मोल वाटर क्या है, एटम नहीं निकले, इतने तो वाटर है उसके अंदर। मतलब तुमको पहले क्या निकालना था, नंबर ऑफ वाटर कितने हैं। अब क्वेश्चन वही पुराना हो गया, जब इतने वाटर मॉलिक्यूल हैं तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे। तो पहले वाटर देखो कितने हैं, वाटर कितने हैं 0.1 मोल का मतलब कितना है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम है, 2 और 1 3। तो पूरा सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा ये 3 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर, यहां पर ये आ जाएगा 22। अब सॉल्व कर लीजिएगा, बाकी इतने तो टोटल एटम्स हो जाएंगे। और टोटल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कितने थे, ये यहां था। अब सिमिलरली जैसे इस पर बेस में क्वेश्चन बनाओ, जैसे यहां है कब जब पार्टिकल गिवन हो, मैं ऐसे क्वेश्चन कुछ भी पूछूं, मैं ऐसे कहूं कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ, या 3.01 ले लेता हूं, 3.011 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। मतलब आपको क्या निकालना है, कितने CO2 के मोल हैं और कितने CO2 के मोल जो इतने मॉलिक्यूल CO2 के अंदर प्रेजेंट हो। अब भी देखो वो मोल निकालना है, लेकिन इस बार जब मोल निकालना है तो यहां पर दिया क्या हुआ है, पार्टिकल दिए हुए हैं, मॉलिक्यूल या पार्टिकल दिए हुए हैं। तो मोल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे, जो पार्टिकल दिए हुए हैं, देखो फॉर्मूला क्या है, गिवन पार्टिकल कितने दिए हुए हैं 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, अब दूसरा नंबर इसकी वैल्यू कितनी होती है 6.023 या 22 इंटू 10 टू द पावर 23। सॉल्व कर लिया, कितना आया 0.5 मोल। इतने देखो मोल आ गया CO2 के, हो गया सॉल्व क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखो, अगर मैं इस पर बेस क्वेश्चन बनाऊं, इस पर बेस कोई क्वेश्चन ऐसे बनाए, माना जब गैस का वैल्यूम दिया हो स्टीपी पे, हम ऐसे बनाए इफ कोई भी गैस मान लेता हूं, जैसे हमने कह दिया कि इफ N2 गैस इज कलेक्टेड at STP having volume of 5.6 liter, find the number of moles of N2। कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 होंगे। अब ये देखना बेटा, ये मोल कॉन्सेप्ट का क्या है, तीसरा टाइप। यहां भी क्या पता करना है, नंबर ऑफ मोल। जब भी नंबर ऑफ मोल डायरेक्ट पूछे तो मोल पता ही करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल या एटम या मॉलिक्यूल पूछे, नंबर पूछे तब भी मोल पहले पता करेंगे। जब मोल पता होगा तभी नंबर निकलेगा। पहले क्वेश्चन में कराया था H2SO4 में भी कि नंबर ऑफ पार्टिकल निकालो, नंबर ऑफ एटम निकालो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालो, टोटल नंबर पूछे तब भी मोल पहले निकाला होगा। लेकिन इसमें तो डायरेक्ट मोल पूछा है। जब मोल पूछा है डायरेक्ट तो फिर वही 3 फॉर्मूले हैं, कौन सा यूज करूं। गिवन देखोगे, मास गिवन होगा तो पहला, पार्टिकल गिवन होगा तो दूसरा, वैल्यूम STP पे दिया होगा, हाँ वैल्यूम दे रखा है N2 STP पे कितना वैल्यूम है 5.6 लीटर। तो नंबर ऑफ मोल के लिए क्या है, STP पे कितना वैल्यूम कलेक्ट हो रहा है 5.6 लीटर डिवाइडेड बाय कितना होता है 22.4 लीटर। सीधे सॉल्व कर लिया, कितना है 0.25 मोल्स। इतने मोल्स देखो कितने आ गए, समझ में आया बच्चा। तो इन पर बेस कैसे कैसे न्यूमेरिकल फॉर्मूले पर बेस कैसे कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व होता है, तो वो देखो मोल कॉन्सेप्ट में हमने सिखाया। जब मोल सीखोगे तभी एक टॉपिक हमको पढ़ाना था मोल फ्रैक्शन, वो समझ में आएगा। तीनों फॉर्मूले देखो, तीनों को न्यूमेरिकल देखो क्या है, फिर आगे का कंटेंट स्टार्ट करता हूं। अब देख बेटा, लगभग मोल कॉन्सेप्ट के जो बेसिक चीजें थी वो सब सिखाया। मोल होता क्या है, नंबर, वैल्यू कितनी होती है उसकी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। मोल की डिफिनेशन क्या होता है, कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम प्रेजेंट हैं 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। जब निकाला था तो यही वैल्यू आई थी। अब दो नंबर भी कहते हैं इसको। तीसरी चीज मेरा प्यारा बेटा कि मोल निकालते कैसे हैं, मोल निकालने के केवल 3 फॉर्मूले होते हैं। 3 फॉर्मूले मैंने यहां सिखा रखे हैं। बाकी क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते थे वो भी मैंने सिखाया। अब 2-3 कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लो, वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल रट डालो।
ठीक, क्योंकि समझने में जब हम आमने सामने बैठेंगे तो हम और एक्सप्लेनेशन करेंगे, लेकिन वो दो तीन कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से या तो याद कर डालो, मगीगप कर डालो, रट डालो, लेकिन वो कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। उनसे न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाते हैं जब कभी फॉर्मूले में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, क्या दो कॉन्सेप्ट है? पहला कॉन्सेप्ट कि एक मोल, पहला कॉन्सेप्ट क्या है? कुछ कॉन्सेप्ट याद रखो। कॉन्सेप्ट नंबर वन, एक मोल एटम्स, अगर एक मोल एटम्स हैं तो उनका मास जो होगा वो किसके बराबर निकल के आएगा? एटॉमिक मास के बराबर। और अगर एक मोल मॉलिक्यूल है, एक मोल मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनका मास जो होगा, एक मोल मॉलिक्यूल्स का जो मास होगा, एक मोल मॉलिक्यूल्स का जो मास होगा वो उसके क्या होगा? मोलर मास के बराबर। ये इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक मोल एटम है, एक मोल एटम का मतलब जैसे मैं लिखूं एक मोल कार्बन एटम है, तो मैं पूछूं एक मोल कार्बन एटम का मास कितना हो जाएगा? 12 ग्राम, क्योंकि वो आपने उसका एटॉमिक मास याद किया था। ठीक है, अब हमने क्या कहा कि एक मोल अगर लिखा है नाइट्रोजन का एटम, तो नाइट्रोजन का मास कितना होता है बताइए? 14 ग्राम, तो वो 14 ग्राम होगा। फिर समझो, एक नाइट्रोजन का मास नहीं 14 है, एक मोल नाइट्रोजन का मास 14 होता है। ये बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लो, एक एटम का मास तो हो ही नहीं सकता है। ये मैं एक एग्जांपल के थ्रू भी समझा देता हूं, उससे और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हमने कहा कि भाई ये कोई एक इंसान है, हमने कहा माना ये कोई इंसान है, ये माना रामू है। ठीक है, अब रामू ने क्या किया कि इसने इनहेल किया, गर्दन तो बना दे, इसने माना सांस ली, इसने इनहेल किया, हमने नॉर्मल इनहेलिंग किया। तो नॉर्मल इनहेल करते हो तो नॉर्मल इनहेल करने से बहुत सारी O2 अंदर जाती है बॉडी के अंदर। ठीक, एक एग्जांपल दिमाग में मानो कि O2 के तो मॉलिक्यूल दिखते ही नहीं, सांस लोगे तो कितने O2 बॉडी के अंदर जाएंगे? हो जाएंगे मॉलिक्यूल, हजारों, लाखों, करोड़ों मॉलिक्यूल जाएंगे। हम तो कह रहे हैं लाखों मान ही नहीं रहे, हम तो हजार मान ले रहे, मिनिमम मान ले रहा हूं। हम मान चले कि कम से कम, बहुत कम 10,000 तो O2 माना गए ही गए। अब 10,000 O2 चले गए। अब O2 का मास जो तुम मानते नहीं थे, क्या मानते थे कि ये 16 दूनी 32, 16 into 2 32 होता है। तो अगर एक का मास 32 ग्राम है तो पूरा देखो सॉल्व करो कितना निकल के आ रहा है? इतने ग्राम, इतने ग्राम का मतलब 320 किलोग्राम। मतलब अगर इनहेल करोगे तो 10,000 O2 अगर बॉडी में गए तो 320 किलो वेट बढ़ जाएगा। ऐसा तो नहीं होता ना कि सांस लिया और सांस लेने से इसका वेट 320 किलो के आसपास बढ़ जाए, तो क्या हो जाएगा इसका? मतलब इससे सब ये पता चल रहा है, क्या पता चला है कि एक O2 का जो मास है ना, एक O2 का मास जो है वो 32 ग्राम नहीं होता है, जो हम लोग मान लेते हैं। वो एक मोल का मास होता है, ये मोलर मास है ना कि मास। कोई कहे O2 का मास क्या 32 ग्राम है? अगर कोई कहे O2 का मास अगर 32 ग्राम है, नहीं। नाइट्रोजन का मास जो है वो क्या 14 ग्राम है? नहीं। तो ये है क्या? ये नाइट्रोजन का मास नहीं है, ये एक मोल नाइट्रोजन का मास इतना कह सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। तो एक चीज क्या समझ में आई प्यारा बेटा कि एक मोल एटम का मास एटॉमिक मास के बराबर होता है, एक मोल मॉलिक्यूल का मास मोलर मास के बराबर होता है। जैसे कहीं लिखा है 1 मोल वाटर, अब इस 1 मोल वाटर का मास निकालना है, तो 1 मोल वाटर का मास कितना होगा? इसके मोलर मास के बराबर। इसका मोलर मास कितना हो जाएगा जो ऐड करके निकाल देते हैं? 2 into 1 + 16 कितना निकलता था? 18 ग्राम। तो 18 ग्राम एक मोल के बराबर आएगा। कॉन्सेप्ट अगर ना समझ में आए तो परेशान नहीं होना, हम फॉर्मूला लगा के ही सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक, वो तो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी इसके लिए। तो एक मोल एटम का मास एटॉमिक मास के बराबर, एक मोल मॉलिक्यूल का मास मोलर मास के बराबर। ये याद रखो। एक बात ये रखो, एक बात और याद रखो मेरा बच्चा। क्या याद रखने लायक चीज है कि एक मोल कोई भी गैस, एक मोल कोई भी गैस, एनीवन, कोई भी गैस हो, एसटीपी पे, एसटीपी का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। एक मोल कोई भी गैस हो उसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स है। कितना है? 22.4 लीटर। ये बिल्कुल फिक्स है, 22.4 लीटर ही होता है एक मोल कोई भी गैस एसटीपी पे। तो ये 3-4 कॉन्सेप्ट रख लो।
1 मोल एटम का मास एटॉमिक मास के बराबर, 1 मोल मॉलिक्यूल का मास मोलर मास के बराबर, 1 मोल गैस का मास 22.4 लीटर। अब मैं कुछ क्वेश्चन बनाता हूं। जैसे एक क्वेश्चन हमने कहा फाइंड, ये ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे, फाइंड द मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम। एक नाइट्रोजन एटम का मास निकालो। तो एक नाइट्रोजन एटम का मास 14 ग्राम नहीं था, फिर से मैंने बताया था। अब तुम्हारे पास 2 तरीके हैं, तो फॉर्मूला रख लो या तो कॉन्सेप्ट लगा दो। एक नाइट्रोजन एटम का मास पूछा है, अब हमको पता ही नहीं है, तो 14 ग्राम किसका होता है, 1 मोल का। ऐसा कह सकते हो कि 1 मोल नाइट्रोजन एटम का जो मास होगा वो तो 14 ग्राम हो जाएगा। 1 मोल का मतलब 6.023 इंटू 10⁻23, 1 मोल ही होता ना। इतने नाइट्रोजन एटम का जो मास होगा वो 14 ग्राम होगा। इसलिए एक नाइट्रोजन एटम का कितना मास निकलेगा, 14 डिवाइडेड बाई ये एवोगाड्रो नंबर। क्लियर? इसी में मैं क्वेश्चन इसी को थोड़ा चेंज करूं। देखो कभी कभी एक एटम या एक मॉलिक्यूल का मास पूछ लेता है। मैं क्वेश्चन ऐसे बोलूं, देख ध्यान दे। मैं क्वेश्चन क्या कहूं, मैं क्वेश्चन कहूं फाइंड द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। एक मॉलिक्यूल वाटर का मास निकालो। आपको जो नहीं, देखो एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का मास निकालो। तो एक वाटर मॉलिक्यूल का मास वो नहीं कि कॉन्सेप्ट रट लिया 2 इंटू 1 प्लस 16 ऐसे कर दोगे गलत हो जाएगा। वो मोलर मास होता है। ये देखो एक मोल का मास होता है, एक मोल का, एक मॉलिक्यूल का नहीं होता है। तो ये नहीं 18 तो होगा ही नहीं। 2:1 + 16 जो 18 ग्राम करते थे वो तो होगा ही नहीं, क्योंकि वो एक का नहीं होता है, वो एक मोल का होता है। पूछा कितने का है, एक का। तो फिर से वही निकाल लेंगे, जब एक मोल का पता है तो निकाल ही लेंगे। 1 मोल वाटर का जो मास होगा, 1 मोल वाटर का जो मास होगा वो किसके बराबर होगा, मोलर मास के बराबर। मोलर मास तो ये निकाला है 18, तो देखो निकल के आ गया। 1 मोल वाटर का जो मास होगा, 1 मोल वाटर का मास कितना होता है, इसका मोलर मास कितना होता है 18 ग्राम। इसलिए 1 मोल का मतलब कितना होता है, देख बेटा 6.023 इंटू 10⁻23, इतने वाटर का जो मास होगा वो निकल आया 18 ग्राम। वही बात, इसलिए एक वाटर का मास कितना निकलेगा, एक वाटर का मास कितना निकलेगा 18 डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर। देखा एक का ऐसे निकलता है। अब ये तो कॉन्सेप्ट लगा लो, इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। ये तो कॉन्सेप्ट लगा लो, यूनिटरी मेथड लगा लो। नहीं तो अगर तुम्हारे बस में नहीं हो रहा है यूनिटरी मेथड लगाना, तुमको वही आसान आसान चीजें ही सब कुछ चाहिए, तो फॉर्मूला भी रट लो। दो फॉर्मूला ही रट लो। क्या रट लो, मास ऑफ 1 एटम। कभी भी एक एटम का मास पूछे, कभी भी एक एटम का मास पूछे, तो जो भी उसका एटॉमिक मास हो सीधे शॉर्टकट रट लो, डिवाइडेड बाई क्या कर दो, एवोगाड्रो नंबर। ऐसे भी रट लो। या अगर मास ऑफ एक मॉलिक्यूल पूछे, किसी एक मॉलिक्यूल का मास पूछे, तो उस मॉलिक्यूल का जो मोलर मास था डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर। आप शॉर्टकट या तो लगा लो, ठीक। जैसे मैं पूछूं कि भाई एक मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4, एक मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4, अगर मैं पूछूं फाइंड द मास ऑफ, फाइंड द मास ऑफ, हमने क्या कहा, फाइंड द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4, निकालो एक मॉलिक्यूल H2SO4 का मास। तो जब भी एक मॉलिक्यूल या एटम का पूछे तो फॉर्मूला पता ही है। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, इसका मास कितना हो जाएगा, मोलर मास डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर। मोलर मास आप निकाल ही लोगे, H2SO4 का कैसे निकलेगा, इसका 2:1 + 32 होता है सल्फर का, इसका 16 होता है ऑक्सीजन का। सबका ऐड करोगे तो ये 98 आ जाएगा। तो यहां रख दिया, मोलर मास 98, एवोगाड्रो नंबर पता ही है, रख दिया, सीधे सॉल्व किया, आंसर आया। यूनिट जरूर लिखने का ग्राम में। तो आपको पता है कि देखो मोल के क्वेश्चन कैसे हो रहे हैं। एक बात मेरा प्यारा बेटा बिल्कुल अच्छी तरीके से दिमाग में बैठा लो कि अभी बोर्ड में तुम जितना देख रहे हो, बोर्ड में तुम्हें जितना दिख रहा है, केवल इतना ही कॉन्सेप्ट यूज होता है। इसके अलावा एक भी मोल के लिए कोई कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा जरूर नहीं है। इतना कॉन्सेप्ट सीख लिया मतलब मोल कॉन्सेप्ट आपको आता है। अब तो मोल कॉन्सेप्ट आपने इतना सीख लिया, मोल कॉन्सेप्ट अगर आपने इतना सीख लिया, तो
चलो एक क्वेश्चन हम कहते हैं, एक क्वेश्चन बताता हूं, क्वेश्चन देखता हूं तुम लोग कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। 1000 लाइन बजाती है, 1000 तरीके से क्वेश्चन पूछता है, वो क्वेश्चन अपने आप करिएगा, ठीक मोल का। जैसे एक लास्ट क्वेश्चन में प्रैक्टिस करा दे रहा हूं, उसके बाद आप क्वेश्चन अपने आप करिएगा। जैसे मैं ऐसे क्वेश्चन किया, मैंने कहा कि इफ, क्वेश्चन उन्होंने ऐसे लिखा, इफ अंजलि राइट अ सेंटेंस, कुछ भी क्वेश्चन बना दे रहा हूं, राइट अ सेंटेंस या वर्ड कुछ भी लिख दिया, अपने आप क्वेश्चन बनाता जा रहा हूं, ठीक। अगर अंजलि है, अब अंजलि ने क्या किया, कोई सेंटेंस लिखा, इफ अंजलि राइट अ सेंटेंस विद हेल्प ऑफ पेंसिल, विद हेल्प ऑफ अ पेंसिल, एक पेंसिल से सेंटेंस लिखा, एंड पुट द फुल स्टॉप after the completion of sentence, after the completion of substance which having mass कितना, कुछ भी मान लेते हैं, मान लिया 2 × 10⁻⁻⁴ ग्राम। क्वेश्चन समझिएगा। अब क्वेश्चन में प्यारा बेटा, क्वेश्चन पर ध्यान देखो। क्वेश्चन में हमने क्या कहा कि अंजलि ने क्या किया, एक सेंटेंस लिखा ना पेंसिल की मदद से, इस पे ध्यान देने लायक है। उसने क्या किया, सेंटेंस के बाद एक फुल स्टॉप लगाया, जो भी फुल स्टॉप उसने लगाया, उस फुल स्टॉप का जो मास, सेंटेंस के बाद उसने एक फुल स्टॉप लगाया, उस फुल स्टॉप का मास कितना है, 2 × 10⁻⁻⁴ ग्राम। ये क्वेश्चन हमने बनाया। उसने कोई भी एक सेंटेंस लिखा, अंजलि ने सेंटेंस लिखने के बाद फुल स्टॉप लगाया, उसका मास इतना है पेंसिल से। और मैं आपसे पूछूं क्या, फाइंड द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन दैट फुल स्टॉप और डॉट, जो भी डॉट उसने फुल स्टॉप लगा उसमें कितने कार्बन एटम। मतलब अजीब है, देख रहे हो, मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था, कुछ भी छोटी सी चीज पूछी है, लैंग्वेज अजीब बना दे रहे हैं। उसने क्या कहा कि उसने एक फुल स्टॉप लगाया, सिंपल सा क्वेश्चन, उसने एक फुल स्टॉप लगाया, पेंसिल से लगाया था, तो बस इतनी ध्यान रखो कि पेंसिल जो होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है, और ग्रेफाइट जब वो फुल स्टॉप लगाएगा ना, तो ग्रेफाइट ही उस फुल स्टॉप में रहेगा, और ग्रेफाइट कार्बन से बनता है, तो वही कार्बन के एटम आ जाएंगे। अब फिर वही देखो, फुल स्टॉप जो बना था उसके अंदर कार्बन एटम होंगे कई सारे, और पूरे फुल स्टॉप का मास कितना है, इतना। एक कार्बन एटम का मास पूछ रहा है, मतलब एक कार्बन, कितने कार्बन एटम है ये निकालो, तो कौन सी बड़ी बात है। आप सीधे ऐसे कैसे निकालोगे, आप ऐसे करोगे कि नंबर ऑफ, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, देख ऐसे सॉल्व करो, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने इन फुल स्टॉप में कितने कार्बन एटम होंगे, ये तो निकालना है। कैसे निकालोगे, टोटल मास ऑफ फुल स्टॉप का टोटल मास कितना है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 कार्बन एटम। सीधी बात है, फुल स्टॉप का टोटल मास कितना है, और उसके अंदर जो एक कार्बन है उसका मास कितना है। तो टोटल मास ऑफ फुल स्टॉप तो दे रखा है, देखो कितना है, 12 ग्राम, लेकिन एक कार्बन एटम का मास नहीं दे रखा है। अब एक कार्बन एटम का मास जब नहीं दे रखा है, तो सोचोगे क्या ये निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकते हो, मैंने पढ़ा रखा है कि एक एटम का मास या मॉलिक्यूल का मास कैसे निकलता है। तो फार्मूला लगा दो, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन नंबर। तो एक कार्बन एटम का मास कितना होगा, उसका एटॉमिक मास कितना होता है, 12 ग्राम, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, अब इलेक्ट्रॉन नंबर। ये वैल्यू उठा और रख दो कार्बन एटम का मास, सीधे वैल्यू यहां पर रख दिया, 12 डिवाइडेड बाय 6.023 × 10⁻23। ठीक, ये मास 12 ग्राम नहीं दे रखा है, टोटल मास कितना दे रखा है, 2 × 10⁻⁻⁴। अब पूरा सॉल्व कर लो, फुल स्टॉप के अंदर कितने कार्बन एटम होंगे वो निकल के आ जाएंगे। तो तुमने देखा कि भाई मोल कॉन्सेप्ट ना आसान है ना कठिन है, बस ये है कि तुम सही से उसको समझे हो कि नहीं समझे हो, और ईमानदारी से प्रैक्टिस किए हो कि नहीं किए हो। मोल कॉन्सेप्ट का बेसिक कंटेंट और बेसिक क्वेश्चंस केवल वहीं से बनते हैं और कुछ भी नहीं। मैं जल्दी से मोल कॉन्सेप्ट आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहा हूं। रिवाइज करा देने के बाद आपको मोल कॉन्सेप्ट को न्यूमेरिकल लगाने हैं। याद रखना कि बाकी बच्चों को मोल कॉन्सेप्ट कठिन लगता है,
कुछ नहीं है मोल कॉन्सेप्ट, बस ये जितना ये लिखा है इतना ही कॉन्सेप्ट मोल कॉन्सेप्ट में यूज होता है। बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं इसी मदद से। क्या होता था मोल, एक नंबर वैल्यू कितनी होती थी 6.023 इंटू 10⁻23, और मोल निकालने के तरीके कितने होते हैं, गिवन मास पर मोलर मास, अगर पार्टिकल गिवन है तो ये फॉर्मूला, वैल्यू गिवन है एसटीपी पे तो ये फॉर्मूला। कुछ कॉन्सेप्ट, एक मोल एटम का मास एटॉमिक मास के बराबर, एक मोल मॉलिक्यूल का मास मोलर मास के बराबर। कोई भी गैस अगर एसटीपी पे है तो उसका वैल्यू 22.4 लीटर। अगर एक एटम का मास या कुछ भी पूछे तो ये फॉर्मूला। लगभग जितने बेसिक क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट के होते थे वो मैंने सिखाया। इतने मोल कॉन्सेप्ट के बाद अब आपको प्रैक्टिस करनी है। मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल जितना तुम प्रैक्टिस करोगे उतना ही चीजें समझ में आएंगी। ठीक बेटा, चलिए, थैंक यू।